गृह मंत्रालय की साइबर विंग I4C ने बड़ी कार्रवाई की है, साइबर स्ट्राइक की है एक एप्लीकेशन और 3 टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एप्लीकेशन का नाम है विंगो, जिसके जरिए एंड्रॉयड यूजर के SMS और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अनधिकृत रूप से लिया जा रहा था। इसके ऊपर जियो ब्लॉकिंग कर दी गई है, यानी विंगो अब भारत के अंदर किसी भी तरीके से नहीं चल पाएगा। यहाँ तक कि VPN जंप करके भी इस एप्लीकेशन को चलाना संभव नहीं है। दूसरा हुआ है 3 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर स्ट्राइक, जिसमें कुल मिलाकर के 1,53,000 यूजर्स जुड़े हुए थे और उसमें 53 लाख के आसपास वीडियोस भी शामिल है। अब उन पर भी बड़ी कार्रवाई की है गृह मंत्रालय ने। कैमरा सहयोगी प्रेम शंकर के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। मौजूदा समय में भारत में 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ओवरवेट है, ओबीस लेवल पर पहुंच चुके हैं और आने वाले कुछ सालों में इनकी संख्या बढ़कर के 8 करोड़ पहुंच जाएगी। यानी अमेरिका से भी ज़्यादा ओबेसिटी हिंदुस्तान के अंदर नज़र आने वाली है। इसके पीछे के 2 बड़े रीज़न हैं। अगर बड़े टीनेजर्स की, एडल्ट्स की बात करें तो फास्ट फूड, और बच्चों की बात करें तो कई बार माएँ अपने दूध की जगह, ब्रेस्ट फीडिंग की जगह बाहर का दूध पिलाते हैं और उसकी वजह से भी बच्चों के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यही वजह है कि इकोनॉमिक सर्वे के दौरान निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा है कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक विज्ञापन बंद कर दे ओबेसिटी बढ़ाने वाले इस फास्ट फूड के, तो काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ओबेसिटी कितनी बड़ी समस्या अब खड़ी हो गई है और क्या विज्ञापन बंद करने से साइकोलॉजिकली फ़र्क पड़ेगा कि हम कम खाएं, फूड जॉइंट्स पे कम जाएं? देखिए, ऐसा है कि पब्लिसिटी से चीज़ें ज़्यादा हाइप होती हैं और उसके लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसकी तरह पब्लिसिटी हो गई, और अगर हम जो पैक्ड फूड है उसके अंदर लेबल लगाएं या उनकी कैलोरीज कितनी है उसके अंदर, और फैट की मात्रा कितनी है, शुगर कितना है, ये अगर हम देंगे तो नॉर्मली इस तरह से पेरेंट्स जो हैं अवेयरनेस होगी उनको, और हो सकता है वो, और उन्हें करना भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस तरह के फूड कम खाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सर, 2 सवाल। अगर एडल्ट्स की बात करें तो फास्ट फूड का, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता का कितना फ़र्क पड़ता है, और जो इन्फेंट है जिन्हें बच्चों को कई बार शुगर वाला दूध दिया जाता है, ऊपर का दूध दिया जाता है, उससे उनकी सेहत पर कितना फ़र्क पड़ता है? जब बड़े होते तो काफ़ी ज़्यादा ओबीस हो जाते हो। देखिए, जो जंक फूड हैं जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, पास्ताज हो गया, इसके अंदर जो कैलोरीज है बहुत होती है, उसके अंदर फैट ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होता है, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। उनसे ज़्यादा होने से उनका एक टेस्ट लोगों के लिए लग जाता है, जो प्रैक्टिकली एक ओबेसिटी बढ़ाता है। ओबेसिटी बढ़ाएगा तो जो ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, स्ट्रोक्स हो गया, इनकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देखा ये गया है। और इनके अंदर ना न्यूट्रिएंट की मात्रा, जो मल्टीविटामिन है, न्यूट्रिएंट बिल्कुल नहीं होते, जिससे क्या आता है इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगा तो यू आर प्रोन टू द इन्फेक्शंस। आपका पास्ता हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो तो क्रेविंग होगी, अर्ज होगी उसे जल्दी से जल्दी खाने की, और जब एडवर्टाइजमेंट आएंगे नहीं तो वो अर्ज, वो क्रेविंग रुक जाएगी और रुक जाएगा मोटापा, जो आपको तो बीमार बनाता ही है। लेकिन अगर मोटापे वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो देश के भविष्य के लिए भी, उसके सरोकार के लिए भी ज़रूर सवाल खड़ा हो जाता है। स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अरेस्टी के दौरान CGM कोर्ट गौतम बुद्ध नगर द्वारा आदेश जारी किया गया था कि 2 फरवरी तक इनको रिमांड पर रखा जाए, लेकिन उस आदेश के आने के पहले ही मंडल कारागार प्रशासन ने रवि काना को इस आदेश के पहले ही रिहा कर दिया। और जब इसकी जानकारी कोर्ट को होती है तो कोर्ट मंडल कारागार प्रशासन के ऊपर और जेल अधीक्षक के ऊपर आदेश जारी करता है कि क्यों न आपके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद स्क्रैप माफिया को रिहा कर दिया गया है। वहीं जब इस मामले में न्यूज़ स्टेट ने जेल अधीक्षक अनिल गौतम से बात करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा बताया गया कि चूँकि रवि काना की रिहाई पहले हो चुकी थी और बाद में उनको ये आदेश जारी हुआ है, लेकिन कोर्ट ने यह जानकारी प्राप्त होते ही रवि काना को दोबारा
दोबारा से गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं और उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अब इसका खुलासा तो जांच में होगा कि जेल प्रशासन ने कहां तक लापरवाही की और कैसे इतने बड़े अपराधी को मंडल कारागार से बिना जांच के रिहा कर दिया गया, जबकि कोर्ट का आदेश था कि उसको 2 फरवरी तक रिमांड में रखा जाए। अब यह जांच के विषय है और शासन द्वारा कैसे कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यह जरूर एक बड़ा मामला है, संगीन मामला है कि इतने बड़े अपराधी को इतनी जल्दबाजी में कैसे रिहा कर दिया गया और जो कोर्ट के आदेश थे उनको भी नहीं देखा गया, उनको भी दरकिनार करते हुए जेल अधीक्षक ने रवि काना को रिहा कर दिया। अखिलेश त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, बांदा। नोएडा के सेक्टर 150 में डूबने से इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद अब तमाम विभाग एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग जो काफ़ी पहले से नींद में था, जब इस गड्ढे में पानी भरा हुआ था तो पोल्यूशन नियंत्रण विभाग की तरफ से किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जैसे ही एनजीटी ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग के द्वारा पहले तो नॉलेज पार्क थाने में एक FIR दर्ज कराई, उसमें कई बिल्डरों को नामित किया गया था और अब पोल्यूशन नियंत्रण विभाग इस इलाके की तमाम सोसाइटी के STP से निकलने वाले पानी के सैंपल के नमूने भरेगा और उसको लैब में जांच के लिए भेजेगा। साथ ही इस सेक्टर से निकलने वाले नालों और सीवर से जो पानी इस गड्ढे में जमा हुआ है उसके भी सैंपल लिए जाएंगे, ताकि ये बात स्पष्ट हो पाए कि गड्ढे में भरा हुआ पानी बरसात का है, ज़मीन से निकला हुआ है या इस सेक्टर के नाले और सीवर का पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद कई अहम खुलासे होंगे। फिलहाल तमाम विभाग पूरे मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। साइबर जालसाज बिंगो नाम की ऐप को मोहरा बनाकर देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को साइबर जालसाजी का निशाना बना रहे हैं। नोएडा पुलिस की साइबर क्राइम टीम की इन्वेस्टिगेशन में ये बात साफ हुई है कि बिंगो नाम की ऐप को दोस्तों के माध्यम से एक दूसरे फ़ोन में उसको डाउनलोड कराया जाता है और डाउनलोड कराने के लिए भेजने वाले को भी 10-20 रुपये दिए जाते हैं और जो व्यक्ति उसको डाउनलोड करता है उसको डाउनलोड करने के बाद 50 रुपये दिए जाते हैं और 50 रुपये के बाद उसके मोबाइल नंबर से साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। यानी बिजली बिल, ई-चालान जैसी APK फाइल भेजी जाती हैं और जो व्यक्ति ऐप को डाउनलोड करता है उसके मोबाइल नंबर से उन ऐप को भेजकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो साइबर जालसाजों के बजाय जो व्यक्ति ऐप डाउनलोड करता है उस व्यक्ति तक पुलिस पहुंच पाती है और फिर कानूनी कार्रवाई होती है। लिहाजा नोएडा पुलिस ने ये अपील की है कि बिंगो ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है और इसका चाइनीज लिंक भी है, यानी चाइना से इसको चलाया जा रहा है। तो इस ऐप को कोई भी व्यक्ति डाउनलोड ना करे और 10, 20, 50 रुपये के लालच में अगर फंसकर इसको डाउनलोड करते हैं तो वो आपराधिक कृत्य में उनका जो नंबर है वो प्रयोग किया जाता है और फिर कानूनी कार्रवाई होती है। लिहाजा इस ऐप से बचने की अपील नोएडा पुलिस के द्वारा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। चर्चित भदरसा सामूहिक दुष्कर्म मामले में सपा नेता मोहित खान के बरी होने के बाद अब पीड़िता की मां और सरकार दोनों हाई कोर्ट में अपील करेंगे। पीड़िता की मां का मानना है कि उसको न्याय नहीं मिला, जबकि मोहित खान दोषी हैं। दरअसल मामला 2024 का है, जब एक नाबालिग पीड़िता गर्भवती हुई तब मामले का खुलासा हुआ और थाना पूरा कंदर में सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू खान पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में दोनों का DNA टेस्ट हुआ। मोहित खान की DNA रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव पाई गई थी, जबकि राजू खान की रिपोर्ट पॉजिटिव थी और इसमें मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया, जबकि राजू खान को 20 साल की सजा सुनाई गई। अब इस मामले में पीड़िता की मां कहना है कि उसको जब मोहित खान बाहर आएगा तो उसे खतरा है, उसको सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसके साथ ही सपा सांसद उदय प्रसाद से भी खतरा है क्योंकि वो उसकी मदद कर रहे हैं। दरअसल अब हाई कोर्ट जाने की बात चल रही है और एक हफ्ते के भीतर जो है उसकी मां और शासकीय अधिवक्ता दोनों हाई कोर्ट में एक नई अपील दाखिल करेंगे ताकि मोहित खान जेल से बाहर ना सके। हालांकि मोहित खान अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। AB शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। बरेली में 26 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के नाम पर भीड़ बुलाई थी और उस भीड़ ने पूरी बरेली में उत्पात मचाया था, जगह जगह पथराव किया था, पुलिस पर फायरिंग करी थी, पुलिस के असले छीने गए थे और पुलिस पर तेजाब से हमला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल ये जो खुलासा हुआ है बड़ा ही चौंकाने वाला
खुलासा हुआ है, क्योंकि उस समय जब थाना बारादरी क्षेत्र में जो भीड़ थी वो अनियंत्रित हो गई थी और मौलाना तौकीर रजा के आह्वान के अनुसार ही उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था और पुलिस पर एसिड वाली भरी हुई शीशे की बोतलें फेंकी गई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और पुलिस ने जब उन बोतलों का चेकअप कराने के लिए लखनऊ भेजा तो फॉरेंसिक जो टीम थी उसने जब उसकी जांच करी है तो वाकई ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उन पर साफ तौर पर जो जांच हुई उस जांच में निकल कर आया है कि पुलिस पर हमला तेजाब से किया गया था, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से ले रही है और इसमें और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं मौलाना तौकीर रजा की और उनके सहयोगियों की, क्योंकि लगातार मौलाना तौकीर रजा ने जो आह्वान किया था आई लव मोहम्मद के नाम पर, उस पर बड़ी सोची समझी साजिश के तहत शहर को आग के हवाले करने का एक सोची समझी साजिश की गई थी और जिसको बरेली पुलिस ने नाकाम कर दिया। लेकिन बरेली पुलिस कर्मियों की भी जान जो जोखिम में थी, जिसको पुलिस ने बड़ी ही सतर्कता के साथ विफल कर दिया। अब तमाम धीरे धीरे चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक ये भी है कि पुलिस पर एसिड अटैक किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद अब माघ मेले में स्नान के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वो माघ मेले से आ चुके हैं, अब वो अगले साल ही माघ मेले में जाएंगे। तो वहीं उन्होंने 40 दिन को सरकार को एक समय दिया कि 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे और उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से गौ हत्या बंद करे। अगर ऐसा 40 दिनों में नहीं होता है तो 10 और 11 मार्च को वो लखनऊ पहुंचेंगे और संतों के साथ एक समागम करेंगे और इस सरकार को हिंदू विरोधी करार देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 40 दिनों के अंदर सरकार गौ रक्षा के लिए कदम उठाती है और गौ माता को राज्य माता घोषित करती है तो वो खुले दिल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संत समागम में कई संत भी और आ सकते हैं। 10 और 11 मार्च को जब 40 दिन पूरा हो जाएगा तब वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और माघ मेले में स्नान की बात पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं 11 दिन तक वहाँ रुका था, अब मैं माघ मेले में नहीं जाऊंगा, अब अगले साल ही माघ मेले के स्नान को संपूर्ण करूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। उत्तराखंड में आगामी 24 मार्च से देवभूमि परिवार पहचान योजना शुरू होने वाली है। इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके लिए एक एक्ट भी तैयार किया जा रहा है। आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों में आपने देखा होगा हर राज्य में एक परिवार रजिस्टर होता था, उसको मेंटेन किया जाता था, लेकिन अब तकनीकी तौर पर सब चीज़ें ऑनलाइन करने के लिए इस योजना को लाया गया है। और विगत 12 नवंबर को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें इसको मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए कानून भी बनाया जा रहा है और इस योजना को लाने के पीछे ये है कि जो भी इस राज्य में निवास करते हैं, जितने भी लोग इस राज्य में निवास करते हैं, उनके परिवार का एक विस्तृत डाटाबेस तैयार करके एक रखा जाएगा। सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी और परिवारों को यूनिक परिवार पहचान संख्या भी दी जाएगी ताकि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और योजना को परिवार की आईडी से भी संबद्ध किया जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। और ये इसके पीछे एक तो ये है कि जो एक वेरीफाई हो जाए कितने परिवार रहते हैं, और दूसरा राज्य और केंद्र की योजनाओं में परिवारों को जो लाभ मिलता है वो लाभ ठीक से उन परिवारों को मिल सके जो यहाँ पर रहते हैं। इसी तरह की एक जानकारी यहाँ पर आज प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने भी दी। उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट में पास हो चुका है और इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। देवभूमि परिवार पहचान पत्र का जो प्रोजेक्ट है, इसको लीगल सैंक्टिटी देने के लिए हम उसके लिए एक एक्ट बना रहे हैं। तो उस एक्ट का आज प्रेजेंटेशन हुआ है और कुछ करेक्शंस है, हमने डायरेक्शन दिया है। तो हमें उम्मीद है कि जो हम नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग आएगा, संभवतः 11 फरवरी के आसपास में आएगा, तब तक हम लोग माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष एक्ट को पुटअप कर पाए, क्योंकि उसके बाद फिर विधायी से मीटिंग होगी, फिर विधानसभा में जाएगी। विधानसभा सत्र जो है मार्च के महीने में बजट सत्र होना है, हम उससे उस समय उस एक्ट को वहाँ से थ्रू कराना चाहते हैं। और 24 मार्च को हमारी जो वर्तमान सरकार है उसके 4 साल का कार्य पूर्ण हो रहा है और उस समय उस ओकेजन में कई सारे प्रोग्राम्स होंगे। उसमें एक प्रोग्राम हम ये भी रखना चाह रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रुइया और बिरला हॉस्टल में जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि 4
डिबार छात्र यहाँ पर पहुँचे और उनके और छात्रों के बीच में पहले कहासुनी हुई। इसमें एक छात्र का सर जो है वो फूट गया, काफ़ी घायल हुआ वो। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और इस बीच छात्रों में हंगामा शुरू हुआ और दोनों हॉस्टलों के बीच में पत्थरबाजी शुरू हुई। मामला इतना बिगड़ा कि कई थानों के फोर्स को भी यहाँ पर बुलाना पड़ा और लगातार पीएसी को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इस दौरान बिरला हॉस्टल के 11 कमरों को भी सीज कर दिया गया। बताया गया कि इन कमरों में बाहरी छात्र या तो पुरातन छात्र आकर रह रहे थे अवैध तरीके से, इसलिए उन कमरों को सीज किया गया। साथ ही लगातार पुलिस जांच कर रही है। कई लोगों पर भी मुकदमा भी दर्ज हुए हैं। हालांकि नामजद मुकदमों में फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है और जिन छात्रों ने भी उपद्रव किया और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से भी उनकी जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे विश्वविद्यालय में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। प्रोक्टोरियल गार्ड भी लगातार निगाह बनाए हुए हैं और हॉस्टल के आसपास पीएससी को तैनात कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। सोने चांदी के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग आज भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि सोने की चमक, चांदी की चमक अभी तक फीकी नहीं पड़ी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रश्मित कौर हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपके पास किस तरह के जो ग्राहक आ रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? सोने के दाम लगातार बढ़े हुए हैं, चांदी के बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में ग्राहकों को कैसे आप संतुष्ट कर रहे हैं? क्या लगता है कि डिमांड बढ़ रही है? सर, अब कस्टमर्स तो आ रहे हैं, वो खुद इतना शॉक्ड है कि रेट वो आजकल जैसे वो देख कर जा रहे हैं और अगले दिन आ रहे हैं कि सीधा 5 से 7 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है। तो वो भी कह रहे हैं कि मैम रेट जाना कहाँ है। वो हमें भी, हमसे वो पूछते, देखो कोई भी इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है कि एग्जैक्ट रेट जाएगा क्या, पर हाँ रेट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं तो हम सबको यही बोलेंगे कि अभी आपका अभी भी टाइम है। जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप अपने गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज आगे जाके रेट का कुछ आइडिया नहीं है। एक डिफरेंस होता है 2 से 3 हज़ार या साल भर में 10 से 20 हज़ार का डिफरेंस। अभी क्या हो रहा है, हफ्तों में 10-10 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है जो रेट में, तो उसके लिए हम भी कुछ श्योरिटी नहीं है कि रेट आगे और कितना बढ़ सकता है। तिजोरी जो है मैम वो महिलाओं की शान है, ख़ासतौर से सोना। जब उसकी चमक कभी फीकी नहीं होती है, लेकिन जब आपके पास कस्टमर यहाँ पे आते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या ख़रीदारी करते हैं या रेट ही सुनते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं, खरीदारी भी कर रहे हैं। उनको पता है, देखो जिनके घर में शादियाँ हैं सर वो तो रुकेंगे नहीं, चाहे अभी रोज़ सोना 2 लाख हो या 4 लाख हो, जिन्होंने लेना है। क्योंकि हमारे जो धर्म है, हमारा हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो गोल्ड जो है वो खरीदने में ही आता है, उसके बिना कोई चीज़ हमारी अधूरी है। एक महिलाओं के लिए वो चीज़ इतनी ज़रूरी है कि एक चाहे वो, हाँ ये है कि लोग जो 10 ग्राम की चीज़ है आज के टाइम में वो 5 से 7 ग्राम में कर रहे हैं क्योंकि रेट का डिफरेंस इतना है, लेकिन परचेजिंग चल रही है, कस्टमर आ रहे हैं, वो ले रहे हैं। आने वाले समय में क्या सोने के दाम बढ़ेंगे, चांदी के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, क्या लग रहा है आपको? सर अभी तो कुछ नहीं कह सकते। जिस हिसाब से ये कुछ दिनों से चल रहा है, 15-20 दिन से, कि रेट एकदम से कभी ऊपर चला जाता है, एकदम से उसका एरो नीचे आ जाता है, तो कुछ भी नहीं कह सकते कि रेट आगे बढ़ रहा है क्या घट रहा है, क्या होना है। हमारे पास तो डेली की अपडेट्स आती है कि आज 5 बढ़ा है तो फिर 6 घटा है तो सिर्फ 8 बढ़ा है, तो ऐसी रेशो चल रही है। महंगाई के इस दौर में पहले 1 तोले की बात करते थे, 2 तोले की बात करते थे, वो अब 5 ग्राम 10 ग्राम की बात करते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ चांदी के अगर भाव की बात की जाए तो चांदी के भाव ने जिस तरह से तेज़ी पकड़ी है, अपने आप में ये ख़ास तौर से ज्वेलर्स के जो ऑनर हैं उनके सामने भी समस्या बनती हुई नज़र आ रही है। वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बढ़ता हुआ सोने और चांदी का दाम आखिरकार किस जगह पर रुकेगा और कैसे लोग खरीदारी करेंगे, आगे ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा की साथ से ये दुआ सली, दिल्ली। सोना और चांदी लगातार महंगा होता जा रहा है, जिसने सभी के चेहरों पर शिकन ला दी है। दरअसल शादी का सीज़न चल रहा है, ऐसे में लोग बाग सोच रहे हैं कि कैसे अपने घर वालों को सोना खरीद के दें, अपनी बहन बेटियों को सोना खरीदें। इस वक्त हम सराफा बाजार के अंदर मौजूद हैं। गाजियाबाद के चोपला मंदिर पर सबसे पुराना सराफा बाजार है और यहाँ की एक जो दुकान है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम लोग फेस्टिव सीज़न यानी कि जो शादियों का सीज़न चल रहा है उसके लिए ख़रीदारी करने के लिए ज़रूर यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन सोने और चांदी की बढ़ी हुई कीमतों ने चेहरे पर सिकन लाई हुई है कि आखिरकार खरीदें तो कितना खरीदें। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो दुकान के ऑनर हैं उनसे और जानते हैं कि आज का क्या रेट चल रहा है सोना और चांदी का। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विनय सिंगल है।
विनय सिंघल जी, आज का जो सोने का 22 कैरेट का रेट है और चांदी पर केजी क्या रेट में चल रही है? 1,60,000 के करीब का रेट है इसमें 22 कैरेट का, और जो चांदी है वो 3,70,000 रुपये है। 3,70,000 रुपये। कभी सोचा नहीं था कि सोना इतना पहुंचेगा या चांदी इतनी पहुंचेगी, और ये रेट बीच में कहा जा रहा था डाउन जाएंगे, लेकिन डाउन तो हुए नहीं और ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। तो सराफा व्यापार पर कितना असर इसका पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मात्रा में असर पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में अब जैसे शादियों का सीज़न है, मतलब आम पब्लिक जो है वो ये सोच रही है कि कैसे लिया जाए। अपना पुराना सोना घरों से निकाल के ला रहे हैं और एक्सचेंज करके दूसरा ले जा रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि अपनी बहन बेटियों को क्या दे दे। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम लोग जो खरीद रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप सोना खरीदना बस में है या नहीं? नहीं। वजह महंगाई ज़्यादा है कि खरीदना अब आसान रह गया या मुश्किल हो गया है? सर, खरीदना तो आसान नहीं है, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा। लड़कियों को तो चाहिए ही सोना। शादी में देने के लिए खरीद रहे हैं या खुद के लिए खरीद रहे हैं? तो भी खरीद रही हूँ, मैं अपने लिए भी खरीद रही हूँ। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि गोल्ड अगर घर में आया है तो वो एक सपना सा हो गया है। जिस तरह से सोने और चांदी की कीमतों में उछाल हुआ है और लगातार ये बढ़ती जा रही हैं, आम आदमी की पहुंच से उतना ही सोना और चांदी दूर होता जा रहा है। तो सराफा बाजार का फिलहाल ये हाल है। ऐसे में लोग परेशान हैं और लोग यही सोच रहे हैं कि कैसे सोने चांदी की जो कीमतें जो लगातार बढ़ रही हैं ये रुकें या फिर आम आदमी की पहुंच में आए। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव वालियान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।